हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। यहाँ पर आज मैं आपके साथ आई हूँ जो आपका अभी आंसर की निकली है बीपीएससी टीआरई री एग्जाम क्लास 6 to 8 की। तो उसमें कुछ कंफ्यूजन्स हो रहे हैं बच्चों को क्वेश्चंस में कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत दिया गया है। तो मैं सारे कंफ्यूजन्स को आज कोशिश करूंगी कि दूर हो जाए और आपकी क्लैरिटी और हो जाए। और जहाँ तक मेरे से पॉसिबल है, मैंने अपनी सोर्सेस से और अपने मतलब बुक से सर्च कर कर ही आप तक मैं ये आंसर्स को लेकर आ रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सीधा सेशन को, और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। 111 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन है, मतलब 40 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस का हम बाद में करेंगे, जिसको टीआरई 4 के लिए पढ़ना होगा। अभी सिर्फ सुनते जाएंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है? थोड़ा सा समझेंगे भी और थोड़ा सा सुनेंगे भी और थोड़ा सा समझेंगे भी। चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज। अच्छा, और एक और बात, ये मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ सेट नंबर आई, ठीक है? सेट नंबर आई है आपका क्लास 6 to 8 का। तो सेट नंबर आई वाले देख लेंगे इसको, और जो जिनका अदर सेट्स है वो उसको क्वेश्चन को मैच कर लेंगे कि उनका क्वेश्चन ये कहाँ पर है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज। तो देखो यहाँ पर आयोग ने आंसर दिया है इसका ऑप्शन नंबर ई कि नन ऑफ दीज। अब देखो ये नन ऑफ दीज क्यों होगा, बिल्कुल सही है ये आंसर। क्यों नन ऑफ दीज होगा? क्योंकि हमने जब अगर मैंने आपको मोशन वाला चैप्टर पढ़ाया है या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाए हैं, तो उन सब में क्या मैंने आपको बताया था कि अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की जा रही है, मतलब कि यहाँ पर आपसी बात की जा रही है किसकी, स्थिर वेग की। अगर स्थिर वेग है मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है जो एक स्थिर वेग से चलता चला जा रहा है, तो एक ये सिंपल समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक स्लाइडिंग पोजीशन पर है, अब वो चलता चला जा रहा है, तो उसको अलग से यहाँ से कोई बल लगने की आवश्यकता है ही नहीं। जब यहाँ से कोई बल लगने की आवश्यकता है ही नहीं, तो किसी तरह के बल लगने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें क्या है, अब जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसपे ना घर्षण बल लगेगा, ना उस पर शुद्ध बल लगेगा, ना उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो उसमें क्या है, उपयुक्त में से कोई भी बल लगने की उसमें आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आयोग का आंसर बिल्कुल सही है। और क्या है ये आपका कि नन ऑफ द अबव वाला इसका आंसर हो जाएगा कि ना उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ना उसमें नेट फोर्स लगेगा, ना उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। उसमें देखो क्या था ना, पिछला कि ये सोचा जा रहा था कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो बात सही है, जब नेट फोर्स 0 है तो उसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी की तरफ बात चल रही है। तो यहाँ पर फोर्स रिक्वायर्ड की बात क्या हो जाएगी आपकी, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी तरह का फोर्स उसको जरूरत नहीं होगी, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर क्या है हिंदी में ये कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखो संतृप्त और असंतृप्त होते हैं, तो जो आपको सैचुरेटेड वाले हो जाते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो जो सैचुरेटेड है ये क्या हो जाते हैं, ये आपके सिंगल बॉन्ड रहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अब ये क्या हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या है कि इसमें मीथेन एन आ रहा है, तो एन वाला जैसे ही आया तो ये किस में आ जाएगा, ये सैचुरेटेड में आ जाएगा। फिर इथेन है, ए एन ही है, तो यहाँ पर ये भी कौन सा आ गया, सैचुरेटेड में आ गया। अब ईन आ गया, यहाँ पर ईन की बात हो गई, ईन हो गया तो मतलब इथीन हो गया। तो इथीन क्या हो जाएगा, पर डबल बॉन्ड वाले ईन हो जाते हैं। और आइन जहां लगा होता YNE, वहां पे ये आपके ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आयोग ने आपको दिया है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट उत्तर दिया है। तो इसको करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही है और ये सही ही रहेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल इज। एक ऐसी झिल्ली मेम्ब्रेन जो कि सेल को क्या है आउटसाइड की एक तरह से परत बन जाती है, तो वो क्या हो जाती है, वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो मेम्ब्रेन दिया है तो मेम्ब्रेन आंसर हो जाएगा, अगर वॉल दी होती तो वॉल हो जाता आंसर, ठीक है? तो इजी था क्वेश्चन ये, इसका आयोग ने इसका आंसर बी दिया है। इसको हिंदी में भी देख लीजिए कि कोशिका के चारों ओर झिल्ली कहलाती है, तो ये आपकी हो जाएगी आपकी प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? चलो बी वाला इसका आंसर आपका ठीक है। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। ये आपका चौथी बार शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये हर बार आता है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आयोग ने इसका उत्तर दिया है कि आपका सी उत्तर दिया है और जो कि सही है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो सिंपल सा है, इसमें औसत चाल ज्ञात करनी है। इसको हिंदी में देख लो, एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसका औसत गति बताइए। तो औसत गति क्या हो जाएगी आपका, औसत चाल वाला फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप सिंपल। और क्या है, डिस्टेंस 200 है, समय है 4, तो इसका हो गया 4 5 20 जीरो सा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आयोग ने भी इसका आंसर सही दिया है, जो कि सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन करती है। तो देखो, ये मैंने आपको क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक में आपका चैप्टर है बायो का, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेनेशन था वो, कि देखो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो किसमें टूटता है, 3 कार्बन कंपाउंड जो कि है पायरुवेट। और ये जो पायरुवेट बना, ये 3 तरीके से फर्दर ब्रेक होता है। किस तरीके से, यहाँ पे एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है, या यहाँ पर केस हो जाएगा कि ऑक्सीजन की लैक है, मतलब कमी है। अगर पहला वाला केस हो गया जिसमें ऑक्सीजन है, तो ये कौन सा फर्मेंट, ये कौन सा हो जाता है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एब्सेंस है, एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं, जब है ही नहीं तो यहाँ पर कौन सा वाला केस हो गया, ये मतलब कम है ही नहीं, मतलब बिल्कुल है ही नहीं, खत्म हो गया। तो ये आपका कहाँ पर होगा, यीस्ट सेल के अंदर होगा, इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाला क्या है केस है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये आपका कहाँ होता है, ये आपके मसल सेल्स के अंदर होता है। जब आप एकदम से भाग लेते हैं तो आपके मसल्स में क्या हो जाते हैं, मसल्स की कोशिकाओं में, मांसपेशी कोशिकाओं में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, और हाथ पांव दर्द होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या था, कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के चारों, सॉरी कौन से क्वेश्चन पे ध्यान दिए, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन करती है, तो किस में करती है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में करती है। तो आयोग ने भी इसका आंसर बी दिया है, जो कि आपका सही उत्तर की तरफ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 170वां क्वेश्चन, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नेग्लिजिबल मास। तो ये देखो, सबसे नेग्लिजिबल मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, तो ये आपका, इसमें आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, सबसे मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन। तो आयोग ने भी इसका आंसर सी दिया हुआ है, लगभग 1857 टाइम्स क्या है, कम होता है प्रोटॉन के मास से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। स्पीड ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि आपकी देखो वाटर, स्टील और एयर, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस, ये आपको याद रखना था। सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की किसमें सुनाई देगी, ध्वनि की जो तीव्रता है वो किसमें रहेगी, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो इसमें सॉलिड कौन सा हो गया आपका, स्टील वाला पोर्शन क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो आयोग ने भी इसका आंसर बी दिया है, जो कि सही उत्तर है आपका। ठीक है, तो साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन गलत नहीं है, और साइंस के एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे भी डाउट लग रहा है, पर वो अब क्या ही वो आंसर का सही करेंगे, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा इस्पात में, स्टील में। ठीक है, तो ये आयोग का आंसर और आपका आंसर दोनों बी सही होगा। ठीक है, चलो अब हो गया 118वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 119वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक, ये आपका फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो ये सिंपल याद हो गया होगा सबको कि जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, ज्यादा ही प्रतिक्रियाशील होता है किससे, टिन से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। What happens to gravitational force between two objects if the distance between them is doubled? अब क्या था, g का क्या फॉर्मूला हो जाता है, g इज इक्वल्स टू m1 इंटू में m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉरी, ये फोर्स है, सॉरी फोर्स है, फोर्स इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है। अगर यहाँ पर r की जगह क्या कर दिया जाए, r की जगह यहाँ पर 2r कर दिया जाए, तो यहाँ पर 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कैसे कर लेंगे, f अगर ये मान लो f1 है तो ये f2 हो जाएगा, g m1 इंटू m2 अपॉन में 4r का स्क्वायर। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, F2 बराबर हो जाएगा जी m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर, एक तरफ कर लो इंटू 4 कर लो। अब ये वाला जो टर्म है आपका, ये जो टर्म है, इसकी जगह मैं क्या F1 लिख सकती हूँ, तो F2 बराबर हो जाएगा क्या, F1 अपॉन में 4। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इट बिकम्स 1/4 टाइम्स। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F2 बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ F1।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया और आयोग ने भी इसका ए आंसर को सही चयन किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक्स। 121वां का हिंदी क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं। तो अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दें, अपनी आपकी माँ द्वारा आपको स्कूटर से पहुंचाया जाए, मतलब पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें, फिर खरीदे गए सामान में रखने के लिए कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। तो ये आयोग का भी क्या है, मोर देन वन ऑफ द अबव। 121 में चेक कर लेती हूँ, हाँ आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जो कि यहाँ पर सही होगा क्योंकि एक से अधिक ये उत्तर है। ठीक है, ठीक है ये उत्तर, इसमें कोई गलत नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका ब्यूटेन कार्यात्मक समूह 4 कार्बन यौगिक है। तो ये किसका किससे बना होता है, आपका ब्यूटेनोन आपका इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ, अब देखो यहाँ पर ओन लग गया है ना, ओन लग गया है तो कीटोन हो जाएगा। ठीक, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप होता तो CHO हो जाता, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता तो COOH हो जाता। ठीक है, ये ग्रुप लगी हो तो ओन लगा है आपका, तो कीटोन ग्रुप है। तो यहाँ पर इसका आंसर आयोग ने भी बी दिया है और इसका सही उत्तर भी बी ही है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, देखो इस वाले क्वेश्चन में सबको विवाद है ना, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स। इसको हिंदी में भी देख लेंगे कि पौधों में विभज्योतक उत्तक का क्या कार्य होता है। तो मैंने क्लास 11th एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक मेरे पास सामने रखी हुई है, पेज नंबर 86 पर मैंने ये पूरा 86 85 अच्छे से पढ़ा है, देखा है। तो उसमें भी आप देखो, क्लास 10th में तो है ही है, क्लास 11 में और डीप में है। तो उसमें भी देखो, जो विभज्योतक उत्तक जो होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये विकास का काम होता है। ये आपके एपिकल मेरिस्टम में भी होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम में भी होते हैं, और आपके ये हो गए आपके लेटरल मेरिस्टम, जो कि आपके, अगर मैं इसे समझाऊं तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो गया एपिकल मेरिस्टम वाला, जो कि टिप को ग्रो करने में मदद करता है। और ये आपके, मान लो ये आपकी टहनियां हैं, तो टहनी के बीच का गैप भी तो बढ़ता है जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है, तो इसके बीच के गैप को बढ़ाने के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टम लग जाता है। और इसके तने की क्या है, इसकी रेडियस को बढ़ाने में लेटरल मेरिस्टम का काम हो जाता है। तो जो विभज्योतक उत्तक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, हमेशा उनका काम क्या होता है, ग्रोथ के लिए यूज में ये आते हैं। अब बात आती है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ सबको, कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ है कि या क्या ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट का भी काम करते हैं। तो नहीं, ये बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे होते हैं सपोर्ट का या प्रोटेक्शन वाला, ये आपकी, मैं आपको लाइन भी पढ़ देती हूँ, यहाँ पर लिखी हुई है, मेरे पास बुक खुली हुई है। जो आपके परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ये इसमें जो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, इसकी लास्ट लाइन आप देखेंगे, दे प्रोवाइड, कोलेनकाइमा की बात हो रही है, कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ अ प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पिटियोल्स ऑफ द लीफ। ऐसे ही स्क्लेरेनकाइमा की में भी बात यहाँ पर लिखी हुई है, स्क्लेरेनकाइमा के लिए भी होते हैं कि ये जो डेड पार्ट होते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। ठीक है, तो पेज नंबर 86 87 में आप ये देख सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 11 टेक्स्ट बुक की बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये आपका आंसर जो आयोग ने आपका 1B ऑप्शन दिया है, ये बिल्कुल ठीक है। ये आपका ग्रोथ वाला काम होता है, और ये सेल डिविजन में बहुत ज्यादा ही क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब तीव्रता से अपने सेल डिवाइड करते हैं, और ये ग्रोथ में काम करते हैं। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपना ये रोल खत्म कर देते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं किसमें, परमानेंट टिश्यूज में, तब वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट वाला काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये जो आयोग का आंसर बी है वो बिल्कुल ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। अब देखो, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक मेरे भी सामने खुली हुई है, इसमें वर्क एनर्जी वाला, पावर वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। और एग्जाम्पल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, और जो नए बच्चे अगर सुन रहे होंगे, तो यहाँ पर एनसीईआरटी की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है प्रॉपर एग्जाम्पलर्स के साथ, तो आप इन सब से जुड़िएगा और आपको देखने हेल्प मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स उठा के दे दिए उन्होंने। देखो पेज नंबर आपका 151 पे आएंगे आप, और चैप्टर है ये आपका वर्क एंड एनर्जी। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 11.4 है, सीधा सीधा उठाकर। तो ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 11.4, जो कि सीधा सीधा उठाकर दे दिया है। ये आपकी क्लास 9th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। ठीक, पूरा पूरा एनसीईआरटी से ही पेपर आया था, तो अभी अच्छे से तैयारी करेंगे टीआरई 4 वाले। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 156,250 जूल, जो कि आपकी एनसीईआरटी का भी है और आपका आयोग का भी यही आंसर है। हाँ, आयोग का भी ए वाला ही ऑप्शन आंसर है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या। नेक्स्ट है आपका 125, लाइकेंस आर सेंसिटिव टू विच एयर पॉल्यूटेंट्स। तो ये आपका यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का आंसर आयोग ने दिया है, ये भी आपका यहाँ पर आंसर सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक,
नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर वेदर फिनोमिना अकर्स। तो वेदर फिनोमिना आपका कहाँ पर होता है, तो ये वेदर फिनोमिना देखने को मिलता है 126वां वाला क्वेश्चन ए वाले पार्ट में। तो ए वाला पार्ट है आपका ट्रोपोस्फियर, तो ये भी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या द गैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच का गैप क्या हो जाएगा, ये सिनैप्स होता है। ठीक है, सिनैप्स होता है। एक्सॉन क्या होता है, इस तरह से ये आपका ये आपका न्यूरॉन हो गया, ये आपकी एक्सॉन टेल हो गई, और यहाँ पर ये हो गए डेंड्राइट्स। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से ये जो हो जाते हैं ये आपके बाल जैसे डेंड्राइट्स हो जाते हैं, और इसके बीच में ये गैप जो होता है दो न्यूरॉन के बीच में, इसको बोलते हैं सिनैप्स। तो ये हो गया आपका एक्सॉन, ये हो गया आपका सेल बॉडी, पूरा ये सेल बॉडी हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक्सॉन हो गया, इसके बाहर माइलिन शीट्स होती हैं, और नोट्स ऑफ रेनवेयर वगैरह भी सब इधर ही होते हैं। तो ये आपको जो आयोग ने आंसर दिया ए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 127 को हिंदी में भी देख लो कि दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को कहा जाता है आपका, क्या हो जाएगा ये आपका अंतर्ग्रथन। ठीक है, अंतग्रथन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब सिनैप्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में जिसको एटॉमिक नंबर पता होगा उसने कर लिया होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 7, तो जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, आयोग का भी आंसर सी था और आपका भी आंसर सी होगा, तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द फूड चेन। 129 को हिंदी में देख लो कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो कैसे खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है फूड चेन, तो पहले घास थी, तो घास को खाई किसने, ये मेरी बकरी ने खा ली क्या घास को। अब बकरी की जगह चूहा ही लग रहा है ये तो, अब समझ लो ये बकरी है। ठीक है, फिर ये इस चूहे को इस बकरी चूहा ही लग रहा है ना ये, इस चूहे को सॉरी इस बकरी को खा लिया किसने, इंसान ने। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका घास, बकरी और इंसान बन गया। ठीक है, सो फनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मतलब आयोग का भी आंसर ए था और आपका भी आंसर ए आया होगा, तो करेक्ट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर। तो इस तरह से स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर होता है, इस तरह इसके अंदर से इस तरह से निकला होता है, और यहाँ से इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट होती हैं। ठीक है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट 10 क्लास 10 की एनसीईआरटी से उठाकर दिया गया है, एज सच लाइन्स उठाकर दी गई हैं। तो ये सी वाला क्वेश्चन आप सॉरी सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा 130 का। ठीक, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है 130 के बाद। हाँ, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। अब देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, आयरन फिलिंग हो गया आपका आयरन हो गया। ठीक है, अब इसमें इसको ऐड किया जाएगा, तो जब भी किसी भी आयरन क्या है, मेटल है, किसी की भी मेटल की रिएक्शन किसके साथ होती है, एसिड की रिएक्शन साथ होती है, तो हमेशा हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होती है। और हाइड्रोजन गैस का क्या है, एक और एक क्वेश्चन आता है कि पॉप साउंड टेस्ट। तो यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन खोजा जहां पर हाइड्रोजन गैस मिल जाए, तो ये हाइड्रोजन गैस मिल गई, ये आपका आंसर है, आयोग ने भी आंसर दिया है। हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होगी और आयरन क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो आयोग का और आपका आंसर दोनों यहाँ पर करेक्ट हुआ होगा। ठीक है, अब 132वें क्वेश्चन पर देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो आयोग और आपको बिल्कुल भी झड़ने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या कि किडनी जो है ह्यूमन बीइंग में, ये किसका काम करती है, किसका सिस्टम है 132वें का। तो ये एक्सक्रीशन का सिस्टम होता है, मतलब एक एक्सक्रीशन आपका उत्सर्जन प्रणाली है ये। तो मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है, आपका मल त्याग का ये हिस्सा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आयोग द्वारा और आपका दोनों करेक्ट हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो यहाँ पर देखो पावर के क्या क्या फॉर्मूले हो जाते हैं। पहला फॉर्मूला हो जाता है पावर इक्वल्स टू VI, दूसरा फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू I²R। ठीक है, I²R, यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं। तो 133 का आपका जो ए वाला ऑप्शन है IR², ये गलत हो जाएगा, तो यही यहाँ पर उत्तर है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर आयोग ने, अच्छा यहाँ पर गलत पूछा है ना, नॉट पूछा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये वाला और ये वाला तो इसका पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो ये क्या है, देखो ये फ्लो क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, बात सही है, डेफिनेट शेप के होते हैं। तो यहाँ पर आपका नॉट पूछा है, तो आपका आयोग ने और आपका आंसर दोनों ए आया होगा, इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। द फिनोमेना ड्यू टू विच द स्काई अपीयर्स ब्लू।
ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन से समझ में आता है कि जो भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वो अपने पीवाईक्यूज को जरूर से घोट के पी ले। और यहाँ पर पीवाईक्यूज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश का प्रकीर्ण आपका आंसर हो जाएगा आयोग द्वारा, और आपके द्वारा ये सही उत्तर दिया गया होगा। स्कैटरिंग आपका इसका आंसर हो जाएगा 135 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाँ स्कैटरिंग दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ये आपका क्या है क्वेश्चन है। इसमें आपका 136 वाला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर आयोग ने दिया है कि आपका ऑप्शन नंबर 136 का ए, और जो कि सही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज दोनों से क्वेश्चन आए हैं, तो इसका मतलब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर मैं आपको डीपली कराऊंगी, ऑलरेडी करा चुकी हूँ, फिर से कराऊंगी। ठीक है, चलो अब मैं क्लास 11th का भी थोड़ा टच करूंगी बायो के सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परमानेंट टिश्यूज इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, परमानेंट टिश्यूज क्या हो जाते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है ना। तो 137 का आंसर क्या है, देखो दे आर ओनली फाउंड इन यंग प्लांट्स। तो नहीं भाई, ये आपकी मेरिस्मेटिक टिश्यू की आपकी विभेजोत्तक उत्तक की बात कर रहे हैं। दे आर कैपेबल ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, नहीं, जब ये डिवीजन की कैपेबिलिटी खो देती है मेरिस्मेटिक टिश्यूज तब ये परमानेंट बनते हैं। दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये बात सत्य होने के कारण आयोग द्वारा और आपके द्वारा दोनों का आंसर सही होगा, कोई विवादित क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 138 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स की आपके अम्ल की आपको गुण बताने हैं। तो इनका ग्रेटर देन pH 7 होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये आपके क्या हो जाते हैं, आपके अल्कलाइन की बात हो जाती है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, BAR, एसिड ब्लू लिटमस टू रन ही रेड ही टर्न करते, तो बात बिल्कुल ठीक है। फिर ये बात नहीं है, तो यहाँ पर आयोग द्वारा और आपके द्वारा दोनों बी ऑप्शन दिया गया होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब ये होगा एक और विवादित वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, टेलीग्राम पे भी कंफ्यूजन आ रहा है। क्या ये वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखो इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सबको पता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में m हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, f के, और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/m के। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या समझ, मतलब क्वेश्चन का ट्रिक देखो उन्होंने कैसे ट्रिक से समझाया है, मतलब फंसाया है बच्चों को। पहला क्या लिखा, फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है किसके, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको मैं अलग से मार्क कर दे रही हूँ कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आपको फोर्स दिख रहा है, तो पहला तो ऑप्शन आपने ऑप्शन मार दिया कि हाँ ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा इनवर्स ऑफ द मास ऑफ, अब देखिए ये डायरेक्टली अगर यहाँ पर इनवर्स टर्म नहीं देते तो आपका ये नहीं होता, जैसे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो ये नहीं होगा, पर यहाँ पर उन्होंने इनवर्स टर्म लिख दिया। अब जैसे ही इनवर्स टर्म लिख दिया तो इसका मतलब ये इनवर्स हो गया है ना, इनवर्स कर दिया। तो जब इनवर्स टर्म लिख दिया तो यहाँ पर ये भी आपका सही होगा। तो इसके हिसाब से जो आयोग ने 139 का आंसर डी दिया है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये बिल्कुल ठीक दिया है, इसमें बिल्कुल भी विवाद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ ये वर्ड लिख दिया ना इनवर्स, इनवर्स ने खेला कर दिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, ए और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक की तरफ जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, हो सकता है ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले जब मैंने इसका आंसर किया आपको खुद से दी थी, तब शायद मैंने भी इसका ए ही ऑप्शन लगाया था। तो मेरे ख्याल से इसमें मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से ए ही ऑप्शन लगाया था, पर अभी आप इसको करेक्ट कर लो। ठीक है ना, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो ये प्लांट हार्मोन है, कौन सा है इसमें आपका, तो इसमें भी मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर आपका हो जाएगा 40 का डी वाला ऑप्शन। क्यों, क्योंकि आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सब आपके प्लांट हार्मोन होते हैं। कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन है, कुछ प्रमोट करते हैं, और कुछ आपके क्या होते हैं, कुछ आपके मतलब प्रमोटिंग हार्मोन्स होते हैं, कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 141, विच ऑफ द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू अ गैस। 141, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस से बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्या हो जाती है, आपकी ऊर्ध्वपातन हो जाती है, सब्लिमेशन की प्रक्रिया होती है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि दोनों आयोग और आपका दोनों बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं क्वेश्चन को आंसर से उसके टैली करती भी जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, द एंथर कंटेन्स 142 परागकोश में शामिल होता है, तो क्या होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स, परागगण आपके शामिल होते हैं। तो आयोग द्वारा और आपके द्वारा ये दोनों करेक्ट उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 142 का बी, हाँ ठीक है करेक्ट है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, देखो मेरे हिसाब से
143 वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी अपना मैं बोल रही हूँ आपको कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आपका लाइम वाटर और स्लेग लाइन दोनों होगा मेरे हिसाब से। तो मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर होना चाहिए। पर यहाँ पर आयोग ने इसका आंसर दिया है सी। ठीक है, स्लेग लाइन को दिया है। तो अब क्या ही बोलूं मैं इसमें इस क्वेश्चन में। तो ये देखो मेरे हिसाब से लाइमस्टोन लिखा होता तो अलग बात हो जाती, लाइम वाटर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, स्लेग लाइम और लाइम वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये आपका क्या हो जाता है, तीनों चीजें एक हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में मुझे द डाउट लगता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगता है और इसको मैं और कंफर्म करके आपको मैं बताऊंगी, टेलीग्राम पे बताऊंगी और अलग से नहीं तो यहाँ पर पोस्ट कर दूंगी मैं। कहाँ पर, यूट्यूब पे अपने कम्युनिटी पोस्ट पे मैं पोस्ट कर दूंगी इसका क्या आंसर होना चाहिए। मैं इसको और चेक करूंगी। मेरे हिसाब से इसका मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए, पर फिर भी मैं इसको और चेक करूंगी। तो मुझे इस वाले क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या आपका, हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। तो 144 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक ने। बिल्कुल ठीक है, आयोग द्वारा और आपके द्वारा दोनों ठीक आंसर ये होगा। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाती है, 145 की कार्य की एसआई यूनिट हो जाती है। आंसर दिया है सी, बिल्कुल ठीक है, जूल इसकी आंसर सॉरी जूल इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो बर्निंग ऑफ अ कोल क्या है, कोयले का जलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज देखो, डेंगू और मलेरिया क्या है, वेक्टर बॉर्न है। अब यहाँ पर क्या, ट्यूबरकुलोसिस, ये आपकी वेक्टर बॉर्न नहीं है। तो 147 का बी आंसर आयोग द्वारा और आपके द्वारा दोनों सही दिया गया हुआ, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेक्टर बॉर्न जनित रोग नहीं है। तो ये आपका यक्ष्मा, आपका ट्यूबरकुलोसिस ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर। तो जब ये देखो ये ग्लास स्लैब है, अब यहाँ लाइट यहाँ से एंटर कर रही है ग्लास स्लैब में एयर से, और ये आपकी नॉर्मल है। तो ये क्या हो जाती है, हमेशा बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। मैंने आपको याद कैसे करवाया था कि अगर खुले आसमान से एक घने जंगल में जाओगे तो सब सट सट के चलते हो। तो ये क्या है, खुली जगह है। ठीक है, और ये क्या है, ये एकदम से डेंस एरिया हो गया। तो डेंस में पास आ जाते हैं, हमेशा नॉर्मल के मतलब आसपास आ जाते हैं। तो ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आयोग द्वारा भी 148 का सी आंसर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। देखो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हुआ होगा बच्चों में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो इसमें ना देखो, अगर एक बात होती है कि रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो अप्लाई ग्रीस, अप्लाई पेंट कर देते। पर यहाँ पर आयरन फ्राइंग पैन की बात करी गई है, फ्राइंग पैन को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आयोग द्वारा जो बी ऑप्शन दिया गया है ये ठीक दिया गया है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जब मैंने आपको की सॉल्व करवाई थी तो मैंने उसमें मोर देन वन ऑफ द अबव करवाया था कि मैंने इसमें ए और ए मतलब सिर्फ अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक करवाया था। पर ये जब अगर इसको डीपली इस क्वेश्चन को समझा जाए तो ये अप्लाइंग पेंट और अप्लाइंग ग्रीस, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये रस्टिंग से बचाती है। पर यहाँ पर फ्राइंग पैन की बात करी गई है, अगर फ्राइंग पैन में पेंट लगाएंगे या ग्रीस लगाएंगे तो खाना तो नहीं बना पाएंगे ना। तो इसलिए अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक यहाँ पर आपका आंसर आयोग द्वारा जो दिया गया है वो सही उत्तर है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना था इस क्वेश्चन को। 150वां क्वेश्चन आज का कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ क्या है। तो सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो कि सी ऑप्शन आयोग द्वारा भी दिया है और आपके द्वारा भी दिया है। तो इन सब क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन में ही मुझे ज्यादा गड़बड़ी लग रही है, वही वाले क्वेश्चन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले में। बाकी तो मुझे ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। फिर भी कुछ रहता है, अगर आपको डाउट तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर और उसको खोजने की कोशिश करूंगी। और टिल देन आप अपने मार्क्स भी बताइएगा और आपको क्या हेल्प मिली इस चैनल के थ्रू जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।